ऑक्टोपस किस्त नंबर 2। उसके वालिदैन उसे हाशिम के साथ खेलने कूदने और उसके साथ कहीं भी आने जाने से कभी मना नहीं करते थे, और जब माँ ने इजाज़त दे दी तो माजदा आने वाले लम्हों के मुसर्रत के पेशीगी एहसास से सरशार हो गई। माधोपुर से खलना जाने के लिए वैसे तो खुश्की का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन ज़्यादातर लोग यह सफ़र कश्ती के ज़रिए तय किया करते थे। माधोपुर के घाट से खलना तक पहुँचने में तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता था, और यह सफ़र बड़ा दिलचस्प होता था। नदी में दूर दूर तक कश्तियों के मुतहरिक हेवले नज़र आते थे। उनमें हर तरह की कश्तियाँ शामिल होती थीं। मुसाफिर बरदार की कश्तियाँ भी होती थीं, माल बरदार की कश्तियाँ भी, और माहीगीरी की कश्तियाँ भी। नदी में बड़ी गहमा गहमी का समा होता था। माजदा को ये मंजर बहुत अच्छा लगता था। लोग सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, पानी पर भी मौजूद होते थे, और वो इस तरह आराम से चल फिर रहे होते थे गोया ज़मीन पर चल फिर रहे हों। हर कश्ती गोया पानी के सीने पर ज़मीन का एक टुकड़ा होती थी, जो पानी के दस्त बर्द से महफूज होता था, और इंसान उसके साथ वही कुछ कर सकता था जो ज़मीन के साथ कर सकता था। कश्ती के सफ़र का अपना एक तिलस्म था, दिन ही में जाना और रात से पहले वापस आ जाना। हाजरा ने हाशिम को हिदायत की, ये नहीं कि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद तुम लोग ज़्यादा देर तक शहर में रुके रहो, जितनी जल्दी वापस आ जाओ उतना ही अच्छा है। मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, हाशिम ने कहा, कुछ किताबें और एक बैग। तो हम लोग ज़रा पहले ही निकल जाएंगे और फिल्म देखने से पहले ही ख़रीदारी कर लेंगे। फिल्म ख़त्म होने के फौरी बाद हम वापस गांव को रवाना हो जाएंगे। माजदा को बॉलों के लिए फीते की ज़रूरत है, हाजरा ने कहा। वो फीते भी खरीद लेगी। मेरा तो अभी फ़िलहाल शहर जाने का कोई इरादा नहीं है। यहाँ गांव की दुकानों में मैंने देखा था, फीते नहीं मिले। हाशिम कुछ देर बैठकर माजदा के साथ अगले दिन का प्रोग्राम तय कर कर चला गया। हाजरा और सिराजुद्दीन के दिल में जो कुछ था, कमसिन माजदा उससे मुकम्मल तौर पर ना वाकिफ नहीं थी। माजदा का ताल्लुक एक ऐसी फ़िज़ा से था जिसमें लड़कियां बड़ी तेज़ी के साथ बलोगत की तरफ कदम बढ़ाती है। माजदा के दिल में खुद भी हाशिम के लिए पसंदीदगी के गहरे जज्बात थे, और वो ये भी जान सकती थी कि हाशिम खुद भी उसे पसंद करता था। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगते थे, और वो दोनों एक दूसरे के वालिदैन को भी अच्छे लगते थे। माजदा आने वाले दिनों में अपने और हाशिम के ताल्लुक के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचती रहती थी। उसके वालिदैन हाशिम पर बहुत मेहरबान थे, और हाशिम के वालिदैन माजदा पर बहुत मेहरबान थे, और हाशिम के वालिदैन माजदा पर बहुत मेहरबान थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत पुरमसरत खुशगवार गरीबी में भी खुशी मौजूद थी। दोपहर होते होते बादल छट गए थे और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी। माजदा की सहेलियाँ अख्तरी और बानो उससे मिलने के लिए आ गईं, और फिर वो तीनों घर से बाहर नदी की तरफ रवाना हो गए। नदी में पानी खूब चढ़ा हुआ था। काफ़ी देर की तेज़ बारिश ने नदी को जैसे एक नई ज़िंदगी अता कर दी थी, और उसकी शक्ल बदली बदली सी लग रही थी। नदी में हर तरफ कश्तियों की रेल पेल नज़र आ रही थी। कई घंटों तक रुकी रहने वाली कश्तियाँ बारिश के थम जाने के बाद एक बार फिर हरकत में आ गई थीं, और मज़ीद ज़ोरों शोर के साथ अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ हो गई थी। अख्तरी और बानो दोनों स्कूल में पढ़ती थीं। वो माजदा के तकरीबन हम उम्र थीं, और तीनों गहरी दोस्त भी थीं। अख्तरी का बाप एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, और बानो का बाप माहीगीर था। बानो का सारा ख़ानदान माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता था। फिज़ा में हल्की हल्की बारिश की महक घुली हुई थी। नदी के किनारे बहुत चहल पहल थी। अभी अभी एक कश्ती आकर रुकी थी, और उसमें से कुछ लोग उतर रहे थे और कुछ लोग सवार हो रहे थे। मुसाफिरों में इंसानों के अलावा कुछ बकरियां भी शामिल थीं। नदी के दूसरे किनारे पर हरे भरे दरख्तों की ठोस दीवार के अंदर से तरह तरह की आवाज़ें आ रही थीं। शाखों और पत्तों में छुपी हुई मखलूक अपनी अपनी ज़ुबान में अपने वजूद का और अपनी सरमस्ती और सरशारी का ऐलान कर रही थी। खालदा अप्पा का कराची से ख़त आया, बानो माजदा को बताने लगी। उन्होंने लिखा है कि वो बड़े आराम से हैं। उनके दोनों बेटे किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। खुद खालदा आपा भी किसी अस्पताल में नौकरी कर रही हैं। उनके पोते पोतियाँ कराची के किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और खूब उर्दू बोलते हैं।
मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ कि खालदा आपा यहाँ से चली गई। अख्तरी ने आहिस्ता से कहा, यहाँ तो मेहनत करने वालों के लिए काम ही नहीं है, खाएं कहाँ से। हमारे मुनव्वर चाचा का तो पूरा ख़ानदान यहाँ से चला गया। वो लोग भी कराची में हैं और बहुत मज़े में हैं। कोई बता रहा था कि मुनव्वर चाचा और सलीमा चाची कुछ दिनों के लिए गांव आने वाले हैं। हमारे गांव से तो कई लोग कराची चले गए, माजिदा ने कहा। लोग कहते हैं कि कराची पहुंचते ही कोई ना कोई काम मिल जाता है और आदमी भूखा नहीं रहता, मगर कराची पहुंचना भी तो शर्त है, बानो ने कहा। यह कोई आसान बात थोड़ी है, कितनी दूर है कराची यहाँ से, और फिर पैसा भी बहुत खर्च होता है वहाँ जाने में। खालदा आपा ने ख़त में लिखा है कि कराची में बहुत बंगाली आबाद हैं और बराबर आ रहे हैं, बानो ने कहा। वहाँ बंगालियों के अपने इलाके हैं जहाँ बड़ी तादाद में बंगाली रहते हैं। सब लोगों को काम मिल जाता है। बहुत सी बंगाली औरतें कोठियों और बंगलों में काम करती हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। वो तीनों कुछ देर तक कराची और पाकिस्तान के बारे में बातें करती रहीं, जिनके मुतालिक उनकी मालूमात अगरचे महदूद थी, लेकिन फिर भी वो अपने गिरदो पेश जिस शहर और जिस मुल्क का सबसे ज़्यादा नाम सुनती थी वो कराची और पाकिस्तान ही था। गांव में कितने ही लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ जानते थे। कई ऐसे थे जो बरसों तक पाकिस्तान में रह चुके थे और 1970 के बाद पाकिस्तान से बंगाल वापस आ गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कराची से वापस आने के कुछ अरसे बाद वापस चले गए थे और फिर वहीं रहने और काम करने लगे थे। मैं कल हाशिम के साथ खलना जा रही हूँ, माजिदा ने अपनी दोनों सहेलियों को इतला दी। हाशिम को कुछ चीज़ें खरीदनी हैं और फिर हम फिल्म देखेंगे। अच्छा, अख्तरी ने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। मुझे तो शहर गए हुए कई महीने हो गए। उसके लहजे में कदरे उदासी थी। मैं अगले हफ्ते जाऊंगी, बानो ने कहा। मेरी छोटी फूफी के बेटे की शादी है। तो फिर तो तुम कई रोज की नहीं जाओगी, माजिदा ने पूछा। हाँ, हम लोग एक हफ्ते तक वहाँ रहेंगे, बानो ने जवाब दिया। अब शाम करीब आ रही थी। तीनों लड़कियां नदी से वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। माजिदा की पैदाइश 1971 में हुई थी, जब मशरकी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन अलहदगी के दहाने पर खड़ा हुआ था। माजिदा ने होश संभालने के बाद खुद को पाकिस्तान में नहीं बांग्लादेश में पाया था। उसकी उम्र 1 साल की थी जब बांग्लादेश वजूद में आ गया था। माजिदा ने आंख खोलकर अपने चारों तरफ नफसा नफसी और मुआशी अफ्तरी की फिजा पाई थी। कराची की दौलत और रोज़गार के किस्से बहुत अहम थे और गांव के कितने ही लोग किसी न किसी तरह कराची चले गए थे। माजिदा अपने बड़ों से उन दिनों के बारे में बातें और तरह तरह के किस्से सुना करती थी, जब उसका गांव पाकिस्तान में था और खलना शहर भी पाकिस्तान में था। फिर पाकिस्तान यहाँ से गायब हो गया। उसका गांव और शहर अपनी जगह पर रहे, लेकिन अब वो बांग्लादेश का हिस्सा थे। 9 साला माजिदा को सितारा आपा की ज़ुबानी मालूम हुआ था कि गांव के स्कूल में कभी उर्दू भी पढ़ाई जाती थी। खुद सितारा आपा को उर्दू लिखना और पढ़ना आता था, लेकिन अब वो यहाँ एक भूली बिसरी ज़ुबान थी। माजिदा उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी और माजिदा की उम्र के दूसरे बच्चे उससे नावाकिफ थे। अगले दिन हाशिम मुकर्रर वक्त पर आ गया। माजिदा बिल्कुल तैयार थी और हाशिम का इंतजार कर रही थी। हाजरा ने जाते वक्त हाशिम को एक बार फिर सख्ती के साथ ताकीद की कि वो फिल्म खत्म होने के फौरन बाद गांव के लिए रवाना हो जाएं और ज्यादा देर ना लगाएं। हाशिम ने उन्हें यकीन दिलाया और कहा कि वो ऐसे ही करेगा। वो दोनों जब घाट पर पहुंचे तो खलना जाने वाली कश्ती तैयार खड़ी हुई थी। अभी उसमें कुछ मजीद मुसाफिरों की गुंजाइश थी और माझी लोग मुसाफिरों के इंतजार में थे। हाशिम और माजिदा की शक्ल में वो मजीद मुसाफिर उन्हें मिल गए और फिर कश्ती वहां से रवाना हो गई। परिंदों की एक लंबी कतार आसमान पर कश्ती के साथ साथ परवास कर रही थी। चमकीली धूप में नदी का पानी शीशे की तरह चमक रहा था और जा बजा कश्तियां बहती हुई नजर आ रही थी। सारा मंजरनामा एक तिलस्माती हुस्न से भरपूर था। माजिदा के लिए ये सारा मंजरनामा एक और मानवियत भी लिए हुए था। हाशिम उसके साथ था और ये उस मंजरनामे की अहम तरीन खसूसियात थी। कश्ती रवाना हो गई। माझियों ने चप्पू चलाने शुरू कर दिए और कश्ती तेजी से पानी की सतह पर भागने लगी। माजिदा को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। पानी में तैरता हुआ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा और जमीन के उस टुकड़े पर हाशिम उसके साथ उसके करीब बैठा हुआ, इतना करीब कि वो उसकी सांसों की गर्मी को भी महसूस कर सकती थी। नदी का पाट आगे जाकर कुछ और चौड़ा हो गया था और दूसरा किनारा ज्यादा दूर हो गया था। खलना तक पहुंचने के लिए
नदी को पार करके दूसरे किनारे पर जाने की जरूरत नहीं थी। खलना इसी तरफ वाक़या था जिस तरफ माधोपुर वाक़या था। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो लोग खुलना पहुंच गए। कश्ती घाट पर लगी और उतरने वाले मुसाफिर उतरने लगे। हाशिम और माजिदा भी उनमें शामिल थे। कश्ती से उतरते वक्त हाशिम ने माजिदा का हाथ थाम लिया था। माजिदा को बहुत अच्छा लग रहा था। खलना में धूप निकली हुई थी और मतला बिल्कुल साफ था। ताहम गुज़िश्ता रोज की तेज और मूसलाधार बारिश के आसार यहाँ भी मौजूद थे। यहाँ भी वैसी ही बारिश होती थी जैसी कि माधोपुर में। हम कौन सी फिल्म देखेंगे? माजिदा ने हाशिम से पूछा। उसे कुछ फासले पर कई फिल्मों के साइन बोर्ड और पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे थे। हम देवदास फिल्म देखेंगे, अगर टिकट मिल गए तो, हाशिम ने सामने साइन बोर्ड पर नजर डालते हुए कहा। देवदास चटर्जी का नावल है बंगाली में, और इस नावल पर हिंदी और बंगाली कई फिल्में बनी हैं। बड़ा अच्छा नावल है, मैंने मुकम्मल पढ़ा है। अच्छा, माजिदा ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। तो फिर देवदास ही सही, पहले हम जल्दी जल्दी खरीदारी कर लें, हाशिम ने कहा। फिल्म के टिकट मिलने में अभी काफी देर है। वो दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए बाजार की तरफ निकल गए, जहां हाशिम ने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी और माजिदा ने भी अपने बालों के लिए फीते खरीद लिए जिनके लिए पैसे उसे माँ ने दे दिए थे। उसके बाद वो दोनों उस सिनेमा हाउस की तरफ चल पड़े जहां बंगाली जुबान में फिल्म देवदास की नुमाइश हो रही थी। अगरचे यहाँ काफी रश था, फिर भी वो 2 टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए। कुछ देर बाद वो दोनों अंदर जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। फिल्म शुरू हो गई तो माजिदा उसके शहर में डूबती चली गई। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई वैसे वैसे यह शहर और ज्यादा गहरा होता गया। देवदास और पार्वती के बचपन की दोस्ती और मोहब्बत के मनाजर में माजिदा को लाशौरी तौर पर अपनी और हाशिम की दोस्ती की झलक नजर आ रही थी, जो बढ़ते बढ़ते मोहब्बत की शक्ल अख्तियार करती जा रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई वैसे वैसे माजिदा के दिल में खौफ पैदा होता गया। कहानी ने एक बिल्कुल ही दूसरा रुख इख्तियार कर लिया था। देवदास और पारो की मोहब्बत तबाह होती जा रही थी और ऐसा मालूम होता था कि वो दोनों ही अपने आप को तबाह करने पर तुल गए हैं। माजिदा पर रिकत तारी होने लगी। फिल्म के आखिरी सीन पर जब देवदास पार्वती के शोहर की हवेली के दरवाजे पर आकर दम तोड़ देता है और पार्वती का शोहर पार्वती को तमाम गुजारिशों के बावजूद उसे हवेली से बाहर जाने नहीं देता और फाटक बंद करवा देता है, माजिदा अपने आंसू ना रोक सकी। उसकी आंखें भीग गईं और उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया। ये तो अच्छा था कि हाल में अंधेरा था और उसके करीब बैठे हुए हाशिम ने उसकी ये हालत नहीं देखी थी। रोशनी होने से पहले ही माजिदा ने दुपट्टे के पल्लू से अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लिया था। आखिरी सीन दिखाए जाने के मौके पर हाल में इस कदर गहरा सन्नाटा तारी हो गया था जैसे वहां किसी भी इंसान का वजूद ना हो और सारा हाल खाली हो चुका हो। फिल्म खत्म हो गई, हाल में उजाला हो गया और लोग अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। हाल के दरवाजे खुल चुके थे। हाशिम ने एक बार फिर माजिदा का हाथ पकड़ लिया था और दोनों आ रहे थे। तो ये था बचपन की इस मोहब्बत का अंजाम। माजिदा ने लरस कर दिल में सोचा, तो क्या ऐसा ही होता है? नहीं नहीं, हमेशा ऐसा तो नहीं होता। इसके अलावा भी तो कुछ और हो सकता है, कोई अच्छी और खुशगवार बात। सारे ही वालदैन तो देव के वालदैन की तरह नहीं होते। माजिदा ख्यालात के ताने बाने बुनते हुए अपने दर्द की शिद्दत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। नौजवानी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती हुई ये कमसिन लड़की अपनी मोहब्बत की दिफा की राहें तलाश कर रही थी जिससे वो अभी पूरी तरह वाकिफ भी नहीं थी। दम तोड़ते हुए देवदास की शक्ल में उसे अचानक हाशिम के चेहरे की झलक नजर आने लगी और वो उस तस्वर को बड़ी सख्ती के साथ झटकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें ये फिल्म कैसी लगी? अचानक वो हाशिम की आवाज सुनकर चौंक पड़ी। उसे ख्याल आया कि सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद उसके और हाशिम के दरमियान अभी तक कोई बात नहीं हुई है। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी, माजिदा ने कहा, लेकिन बड़ी गमनाक फिल्म थी। अगर देवदास ना मरता तो कितना अच्छा होता। ये किताब मेरे पास मौजूद है, हाशिम ने उसके तबसरे को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। फिल्म तो तुमने देख ही ली है, फिर किताब पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। जरूर देना,
माजिदा ने कहा, सितारा आपा तो मुझे अक्सर किताबें पढ़ने के लिए देती हैं, मगर वो ज्यादातर बच्चों की कहानियों की किताबें होती हैं। दोनों बातें करते हुए घाट तक आ गए। दिन ढल चुका था और शाम सर पर खड़ी थी। उन्होंने जल्द अज जल्द माधोपुर के लिए रवाना होना था। वो दोनों कश्ती का इंतजार करने लगे। कश्ती के आने में अभी कुछ देर बाकी थी। अचानक हाशिम को याद आया कि उसे अपने लिए एक कलम भी खरीदना थी। दूसरी चीजों के साथ कलम खरीदना तो बिल्कुल ही भूल गया था। अरे मैंने कलम नहीं लिया माजिदा, उसने परेशानी के साथ कहा। मैं बिल्कुल ही भूल गया, मुझे तो उसकी सख्त जरूरत है। तो ले लो, माजिदा ने गैर दिमागी के साथ कहा। वो अभी तक फिल्म के आखिरी सीन के गम अंगेज शहर में बुरी तरह गिरफ्तार थी। मुझे दोबारा दुकान तक जाना पड़ेगा, हाशिम ने कहा। मुझे डर है कि इस दौरान कहीं कश्ती ना निकल जाए, फिर दूसरी कश्ती का इंतजार करना पड़ेगा। तुम जाओ, माजिदा ने कहा, मैं यहाँ घाट पर रुकती हूँ। अगर इस दौरान कश्ती आ गई तो मैं मांझियों से कहकर उन्हें जरा सी देर के लिए रोक लूंगी, और अगर वो नहीं माने तो कोई बात नहीं, हम दूसरी कश्ती का इंतजार कर लेंगे। अभी वक्त है, दूसरी कश्ती भी मिल सकती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी जाऊंगा, बस यूं समझो कि इधर गया और उधर आया। हाशिम ये कहकर लंबे लंबे टक भरता हुआ वहां से चला गया। माजिदा उसे खाली खाली नजरों से जाते हुए देखती रही। उसके दिल में जो एक अलमनाक कैफियत पैदा हो रही थी, उसे उसने झटकने की कोशिश की। दूर कोने में खड़ी हुई एक सन रसीदा औरत ने उन दोनों बच्चों को उस वक्त गौर से देखा था जब वो दोनों घाट पर आए थे। साफ जाहिर था कि उन्हें कश्ती के जरिए कहीं जाना था। फिर तकरीबन फौरन ही वो लड़का लड़की को छोड़कर तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ वहां से चला गया। लड़की अकेली रह गई। औरत कुछ देर तक तो लड़के को जाते हुए देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई उस लड़की के पास आ गई जो इस वक्त एक बेंच पर बैठ गई थी। औरत उसके करीब आकर खुद भी इसी बेंच पर आकर बैठ गई। तुम्हारे बूंदों का डिजाइन बहुत खूबसूरत है, औरत ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, और इस तरह उसके साथ बातचीत का आगाज कर दिया। बहुत कीमती मालूम होते हैं, नहीं तो, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल मामूली किस्म के हैं, मामूली सही लेकिन बहुत खूबसूरत है, औरत ने कहा। क्या यही शहर की किसी दुकान से खरीदे थे? मुझे मालूम नहीं, लड़की ने सादगी से जवाब दिया। मेरे बाबा ने खरीदे थे। तुम यही खलना में रहती हो? औरत ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया। नहीं, माजिदा ने जवाब दिया, मैं माधोपुर गांव में रहती हूँ। मैं अपने तायाजाद भाई के साथ खलना आई थी, अब घर वापस जा रही हूँ। ओह, औरत ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। तो तुम यहाँ नहीं रहती, तुम्हारा घर माधोपुर में है। उसके बाद वो औरत बड़ी लगावट और अपनात के अंदाज में माजिदा से बातें करने लगी। उसने माजिदा और उसके तायाजाद भाई के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर लीं और ये भी जान लिया कि वो कलम खरीदने गया है और अभी ज़रा देर में वापस आ जाएगा, जिसके बाद वो दोनों कश्ती से माधोपुर रवाना हो जाएंगे। औरत के हाथ में कपड़े का एक थैला था। उसने उसमें से पानों की एक डिबिया निकाली। उसे खोलकर उसमें से एक पान निकालकर अपने मुंह में दबा लिया। एक और पान निकालकर मुस्कुराते हुए उसने माजिदा की तरफ बढ़ाया। लो पान खाओ, बहुत मजे के पान है ये। माजिदा ने पान लेकर अपने मुंह में रख लिया। वो औरत मुस्कुराकर माजिदा को देख रही थी। पान का रस माजिदा के हलक से उतर रहा था। इसके साथ ही उसे अपने रगों पे में एक हल्की हल्की सी बड़ी खुशगवार सनसनी का एहसास हो रहा था। फिर इस सनसनी ने उसके दिमाग को इस कदर हल्का कर दिया कि वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी। दोस्तों, हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।